नमस्कार। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग भाग 5 को शुरू करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग पॉलिटी को कवर कर रहे हैं और भाग 4 तक हम लोग कवर कर चुके हैं और आज की इस वीडियो में हम लोग भाग 5 को शुरू करेंगे और इसमें जो है राष्ट्रपति वाले जितने भी आर्टिकल हैं, उन सबको हम लोग कवर करेंगे। बहुत ही बेहतरीन ढंग से राष्ट्रपति के चैप्टर को हम लोग आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। राष्ट्रपति जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है सभी तरह के एग्ज़ामों के लिए। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन सब में जो है राष्ट्रपति से प्रश्न पूछा जाता है और जब तक इसके कॉन्सेप्ट की जानकारी आपको नहीं होती है तब तक आपसे जो है प्रश्न सही नहीं होता है, क्योंकि आजकल जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं एकदम कॉन्सेप्ट से पूछे जा रहे हैं। तो जब आप थ्योरी एकदम बेहतरीन ढंग से पढ़िएगा, अच्छे से समझ कर पढ़िएगा, तभी आप जो है इन सभी टॉपिक से आने वाले प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। नॉर्मल प्रश्न जो है कोई भी बना सकता है, आज के हर लड़का बना दे रहा है जो भी कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहा है। तो आर्टिकल से जो ऊपर ऊपर प्रश्न पूछता है वो सभी कोई बना देता है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट वाले प्रश्न पूछे जाते हैं जैसे यूपीएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, तो उस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपके पास जो है कॉन्सेप्ट होना आवश्यक है और नॉर्मल भी एग्जामों में इसी तरह के प्रश्न आज के डेट में पूछा जा रहा है। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप कॉन्सेप्ट के साथ किसी भी टॉपिक को कवर करें ताकि आपको किसी तरह का दिक्कत ना हो एग्जाम हॉल में और आपको लंबे समय तक जो है याद रहे, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, भाग 5 का नाम है संघ यानी यूनियन और इसकी चर्चा भारतीय संविधान में आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक किया गया है। इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाग 5 की चर्चा जो है किससे किस में किया गया है, तो आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक में किया गया है। ठीक है, अब देखिए जो संघ होता है इसका मुख्य रूप से 3 अंग होता है। ध्यान रखिएगा, ये कोई बताता नहीं है, कोई पढ़ाता नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम इसको नहीं समझेंगे तब तक जब हम आगे आर्टिकल पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट आएंगे जो आपको समझने में दिक्कत होगा। तो वहाँ पर इन सभी वर्डों का जिक्र किया जाता है, तो इसको आगे ही समझ लेंगे तो उस समय समझने में कोई परेशानी नहीं होगा, किसी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, तो जो संघ की सरकार होता है यानी जो संघ होता है उसका 3 अंग होता है। एक होता है कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, यही मुख्य रूप से 3 अंग होते हैं। अब देखिए कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव क्या होता है, तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि देश के अंदर शासन का संचालन करना। मतलब मुख्य रूप से जो शासन करते हैं देश पर, वही जो है कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं, एग्जीक्यूटिव के अंतर्गत आते हैं। और कार्यपालिका के अंतर्गत ही राष्ट्रपति आ जाएंगे, उपराष्ट्रपति आ जाएंगे, प्रधानमंत्री आ जाएंगे, महान्यायवादी आ जाएंगे। तो ये सब देश के ऊपर शासन करते हैं, देश में शासन करते हैं। तो शासन का संचालन करना कार्यपालिका की जिम्मेवारी होती है और इसकी चर्चा जो है आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक किया गया है। आज की इस वीडियो में हम लोग इसी को कवर करेंगे, इसमें राष्ट्रपति आते हैं उनको कवर करेंगे। ठीक है, और दूसरा अंग होता है विधायिका यानी लेजिस्लेचर। इसकी चर्चा भारतीय संविधान में आर्टिकल 79 से लेकर 122 तक किया गया है। अब इनका काम क्या होता है, तो इनका मुख्य उद्देश्य है कानून बनाना। देश के अंदर जो भी कानून बनता है वो विधायिका के अंतर्गत बनाया जाता है। जैसे जानते हैं कि लोकसभा राज्यसभा में ये सब कानून को पास किया जाता है, विधेयक को पास करते हैं, उसके बाद वो कानून बन जाता है। तो ये विधायिका का काम होता है कि देश के अंदर जो भी कानून बनाना है वो विधायिका बनाएगा यानी लेजिस्लेचर बनाएगा। ठीक है, और तीसरा अंग है न्यायपालिका यानी जुडिशियरी। इसकी चर्चा संविधान में आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक में किया गया है। और न्यायपालिका का काम क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है न्याय देना। क्या करना, न्याय देना और संविधान की रक्षा करना। जो भी संविधान में जितने भी बातें लिखी गई हैं वो सब लिखी के लिखी रह जाएगी, अगर न्यायपालिका इस पर जो है निर्णय न ले तो न्यायपालिका ही क्या करता है, किसी भी व्यक्ति को न्याय देता है, किसी भी मामले में सभी को न्याय देने का काम करता है, नागरिकों को कानून की व्याख्या करने का काम जो है न्यायपालिका का ही है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के देखे होंगे कि आर्टिकल 21 में बहुत बार विस्तार किया है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या है, न्यायपालिका है। तो वही जो है कानून की व्याख्या करता है, विवादों का समाधान करता है न्यायपालिका ही। तो ये न्यायपालिका का काम होता है, जुडिशरी का काम होता है। ठीक है, तो भाग 5 में हम तीनों अंगों को समझने वाले हैं। बहुत सारा वीडियो आएगा, उसका हम लोग बारी बारी से सबको समझेंगे। इस वीडियो में हम लोग कार्यपालिका को देखेंगे और कार्यपालिका के अंतर्गत ही राष्ट्रपति आता है। आइए उसको भी समझते हैं। अब देखिए जो कार्यपालिका होता है, कार्यपालिका का 4 भाग होता है। एक होता है राष्ट्रपति, दूसरा होता है उपराष्ट्रपति,
तीसरा होता है प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, और चौथा होता है महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल। तो यही जो है कार्यपालिका के 4 भाग होते हैं, और सबको हम लोग जो है बारी-बारी से कवर करेंगे। और इस वीडियो में हम लोग राष्ट्रपति को कवर करेंगे, जिसकी चर्चा आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक में किया गया है। राष्ट्रपति का जो है कुल 2 ठो वीडियो आएगा। पहले वीडियो ये पार्ट 1 है, इसमें हम लोग सभी आर्टिकल को कवर करेंगे, और जो दूसरा वीडियो आएगा उसमें हम राष्ट्रपति की जितनी भी शक्ति हैं उन सबको कवर करेंगे, सभी के सभी इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। तो आइए हम सबसे पहला आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल 52। देखिए, आर्टिकल 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। मतलब जो भारत अपना देश है उसमें हमेशा जो है एक राष्ट्रपति होंगे, एक राष्ट्रपति का पद होगा। ये आर्टिकल 52 में कहा गया है, ठीक है। राष्ट्रपति जो होता है वो देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद है। मतलब सबसे पहला पद, सबसे बड़ा पद अगर माना जाता है तो राष्ट्रपति का पद होता है। इसलिए कहा जाता है कि देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद है राष्ट्रपति का पद। और राष्ट्रपति जो होता है ये संवैधानिक प्रमुख होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति के पद की जिक्र किया गया है। आपसे पूछा जाएगा कि किस आर्टिकल में कहा गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, तो आर्टिकल 52 में कहा गया है, ठीक है। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 53। इसमें कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। मतलब भारत सरकार की जो भी कार्यपालिका शक्ति है वो संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति के नाम पर होती है। यानी कानून बनाने का काम आपको पता है कि प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद मिलकर करते हैं, लेकिन वह कानून जो है राष्ट्रपति के नाम पर जारी किया जाता है। जैसे आप अपने घरों में देखे होंगे कि कोई भी काम हो, घर का कोई भी काम, तो आपके पिताजी करते हैं, आप करते हैं, लेकिन क्रेडिट किसको मिलता है? तो आपके बाबा को मिलता है, दादाजी को मिलता है। यानी कोई भी काम करना हो तो आपके पिताजी जो है अपने पिताजी अर्थात आपके दादाजी से जो है पूछ कर करते हैं। उन्हीं के आदेश पर सारे काम किए जाते हैं, लेकिन करता कोई और है। उसी प्रकार देश के अंदर भी जो है जितने भी कानून बनाने का काम हो, कार्यपालिका के जितने भी काम हो, तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद ये सब मिलकर करते हैं, लेकिन फाइनल जो साइन और मुहर लगता है वो राष्ट्रपति का होता है। और राष्ट्रपति जब फाइनल साइन और मुहर कर लगा देते हैं तभी जाके वो काम सफल होता है और वो कानून जो है पूरे देश में लागू होता है। इसीलिए कहा जाता है कि संघ की जो कार्यपालिका की शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। यानी कि जितने भी कार्यपालिका की शक्ति है, अगर राष्ट्रपति उस पर फाइनल साइन मुहर नहीं करेंगे तो वो शक्ति किसी काम का नहीं रहेगा, वो कानून किसी काम का नहीं रहेगा। यही बात आर्टिकल 53 में कहा गया है, ठीक है। उसके बाद है आर्टिकल 54। इसमें जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन का जिक्र किया गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है और राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं। देखिए, राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान होता है। इसको हम लोग आगे समझेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में जितने भी निर्वाचित सदस्य होते हैं, यानी जिनको जनता के द्वारा चुना गया होता है, वही जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। बाकी किसी भी तरह के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। अब आपको पता है कि संसद में 2 सदन होता है, लोकसभा होता है और राज्यसभा होता है। और दोनों सदनों के जो सदस्य होते हैं उनको सांसद कहा जाता है, एमपी बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो उनमें जो निर्वाचित सदस्य होंगे, यानी जिनको जनता के द्वारा चुना गया है, वही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। बाकी कोई भी भाग नहीं लेते हैं। जैसे लोकसभा का चुनाव होता है तो हम लोग वोट देते हैं, तो सांसद को चुनते हैं और वही जो है प्रधानमंत्री को चुनते हैं। तो वह निर्वाचित हो गए क्योंकि हम लोग यानी जनता उसको चुनी है, तो वही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेगा, चाहे वो लोकसभा के हो चाहे वो राज्यसभा के हो, ठीक है। उसके बाद राज्यों की जो विधानसभा है उसके भी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। आपको यह भी पता है कि राज्यों में जो है विधानसभा होता है और विधान परिषद होता है। विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उसी को विधायक कहा जाता है, एमएलए कहा जाता है। और विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उनको एमएलसी कहते हैं, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, एमएलसी बोला जाता है। तो जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं, यानी जो विधायक है, वह जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, राष्ट्रपति को वोट करते हैं। क्योंकि विधायक को हम लोग चुनते हैं, हम लोग वोट देते हैं तो विधायक बनता है, इसीलिए वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकता है। लेकिन जो विधान परिषद के सदस्य हैं, यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो सदस्य हैं, वह राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। राज्यों में विधान परिषद होता है और उन विधान परिषद के सदस्यों को जनता नहीं चुनती है, जनता उनको और नहीं चुनती है, वोट नहीं देती है उनको, इसलिए वो राष्ट्रपति के चुनाव में भी वोट नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए कि
लोकसभा में, राज्यसभा में आपको पता है कि राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं। पहले होते थे, आज भी बहुत कम होते हैं। तो जो मनोनीत सदस्य हैं, यानी राष्ट्रपति उनको अपने अनुसार चुनते हैं, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे लोकसभा हो, सभी में। तो जो मनोनीत सदस्य होते हैं वह राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि वो खुद राष्ट्रपति के द्वारा चुने गए हैं। यानी राष्ट्रपति उनको मनोनीत किए हैं, और राष्ट्रपति ही अगर चुनाव में खड़े हो जाते हैं तो फिर वह लोग जो है उन्हीं को वोट देंगे। इसीलिए कहा जाता है कि जितने भी लोकसभा चाहे राज्यसभा हो, उसमें राष्ट्रपति के द्वारा जो मनोनीत सदस्य हैं, नामित सदस्य हैं, वह जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। ठीक है, तो इन सभी बात को ध्यान रखिएगा। सिंपल वे में आप ध्यान रखिएगा कि जितने भी निर्वाचित सदस्य होते हैं, चाहे वो लोकसभा के हो, राज्यसभा के हो, चाहे विधान परिषद के हो, चाहे विधानसभा के हो, वो सभी के सभी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल है आर्टिकल 55। देखिए, आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया का जिक्र किया गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रक्रिया के माध्यम से होता है। इसके पहले ही हम लोग पढ़ें कि राष्ट्रपति का चुनाव जो है एकल संक्रमणीय द्वारा अनुपातिक पद्धति से अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान होता है। अब देखिए, एकल संक्रमणीय प्रणाली क्या है, यानी इसी को सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कहा जाता है, STV शॉर्ट में कहते हैं। इसका मतलब होता है कि जिस उम्मीदवार को सबसे कम वोट मिला रहता है उसके वोट को लेकर, और जिस उम्मीदवार को सबसे ज़्यादा वोट मिला रहता है उसके वोट में जोड़ दिया जाता है, तो उसी को एकल संक्रमणीय प्रणाली कहते हैं। ठीक है, तो इसके माध्यम से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। उसके बाद है अनुपातिक पद्धति। अनुपातिक पद्धति में क्या होता है कि जनरली आप जानते हैं कि जब भी आप वोट देने जाते हैं, चाहे मुखिया का चुनाव हो या फिर विधायक का चुनाव हो, तो जितने भी उम्मीदवार होते हैं उनमें से आप किसी एक को ही वोट देते हैं। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में जितने उम्मीदवार खड़े होते हैं सबको वोट देना होता है, और वो भी वरीयता क्रम में। जैसे मान लीजिए कि 4 उम्मीदवार खड़े हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, तो कोई व्यक्ति जब जाएगा वोट देने तो चारों को वोट देगा, और वो भी वरीयता क्रम में कि वो 1 नंबर पर किसको रखता है, फिर 2 नंबर पर किसको रखता है, फिर 3 नंबर पर किसको रखता है, फिर 4 नंबर पर किसको रखता है। इस तरह से वो वोट देता है कि 1 नंबर पर सबसे ज़्यादा उसको पसंद है तो उसको 1 नंबर पर रखेगा, उससे थोड़ा कम पसंद है तो उसको 2 नंबर पर वोट देगा। ऐसे करके इसी को अनुपातिक पद्धति कहते हैं। जितने उम्मीदवार होते हैं सबको वोट देना होता है। ठीक है, और अप्रत्यक्ष के रूप का मतलब आप समझते हैं कि डायरेक्ट जनता जो है उनको वोट नहीं देती है, जनता के द्वारा चुने गए जो होते हैं व्यक्ति वही राष्ट्रपति को चुनते हैं, तो उसी को अप्रत्यक्ष कहा जाता है, यानी इनडायरेक्टली। और गुप्त मतदान का मतलब आप समझते हैं कि पूरा गुप्त होता है। ठीक है, तो आर्टिकल 55 आप समझ गए। उसके बाद आर्टिकल है आर्टिकल 56। देखिए, इसमें जो है राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल, आपसे पूछा जाएगा कि किस आर्टिकल में राष्ट्रपति के कार्यकाल का जिक्र किया गया है, तो आर्टिकल 56 में किया गया है। आपको पता होगा कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। अगर मान लीजिए कि राष्ट्रपति जो है समय से पूर्व अपने पद से हट जाते हैं, मान लीजिए इस्तीफा दे देते हैं, या फिर किसी कारण से राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है, तो जो नया राष्ट्रपति आते हैं वो कितने समय के लिए आएंगे, तो ध्यान रखिएगा, हमेशा जो राष्ट्रपति आते हैं वो 5 साल के लिए आते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का कार्यकाल जो है 2020 से लेकर 2025 तक था, और 2022 में उनकी मृत्यु हो गई, तो 2 साल में ही उनकी मृत्यु हो गई, तो 3 साल तो बच गया। तो अब नया राष्ट्रपति आएंगे तो क्या 3 साल के लिए आएंगे? नहीं आएंगे, वो पूरे 5 साल के लिए आते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ये भी आप ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं, तो जो उनसे छोटा है उपराष्ट्रपति को देते हैं। उसके बाद मान लीजिए कि राष्ट्रपति जो है त्यागपत्र दे दिए, या फिर राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई, या फिर किसी भी कारण से राष्ट्रपति का पद खाली है, तो फिर जो है उसके स्थान पर कौन आएगा कुछ समय के लिए, तो जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही राष्ट्रपति का काम करते हैं। यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जो है उपराष्ट्रपति काम करते हैं जब राष्ट्रपति का पद खाली होता है तब। ठीक है, यह भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाएगा आपसे कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किसको बैठाया जा सकता है, तो उपराष्ट्रपति को बैठाया जा सकता है। अब मान लीजिए कि राष्ट्रपति भी अपने पद पर नहीं है और उपराष्ट्रपति भी अपने पद पर नहीं है, ऐसा सिचुएशन मान लीजिए कभी आ जाए, तो फिर किसको उपराष्ट्रपति बनाया जाएगा या फिर राष्ट्रपति के पद पर किसको रखा जाएगा? तो जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, यानी CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनको जो है बनाया जाता है। मतलब किस कंडीशन में बनाया जाएगा? जैसे राष्ट्रपति भी अपने पद पर नहीं है और उपराष्ट्रपति भी अपने पद पर नहीं है, तो फिर राष्ट्रपति के पद पर कौन आएगा? तो CJI को बैठाया जाएगा, जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो। ठीक है,
और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो कार्यवाहक राष्ट्रपति होते हैं, मतलब कुछ समय के लिए जिनको राष्ट्रपति बनाया जाता है, उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो वर्ष में नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, 6 माह का होता है। लमसम जो है 6 महीना तक ही कार्यवाहक राष्ट्रपति अपने पद पर बने रहेंगे, लेकिन 6 महीना के अंदर चुनाव कराना ज़रूरी होता है। 6 महीने के अंदर ही चुनाव करा लेना है और नया राष्ट्रपति को वहाँ पर स्थापित कर देना है, ठीक है? तो ये बातें सभी ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार इनसे प्रश्न पूछा गया है। उसके बाद है आर्टिकल 57। इसमें जो है पुनः निर्वाचन की पात्रता बताया गया है, मतलब इसमें बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति हो, अगर वह जब तक एलिजिबल है और जब तक वो चुनाव जीत रहा है तब तक वह राष्ट्रपति बन सकता है। मतलब इसमें कोई भी ऐसा सीमा नहीं है कि आप 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकते हैं या फिर इतना उम्र के बाद आप राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं, इस प्रकार की कोई भी सीमा नहीं है। आप जब तक चुनाव जीत रहे हैं, जब तक आप एलिजिबल हैं, जो भी उसके लिए पात्रता चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए और वह सब आपके पास है, आप चुनाव भी जीत रहे हैं, तो आप राष्ट्रपति अनलिमिटेड बार जो है बन सकते हैं। मतलब इसमें जैसे नौकरी में होता है ना कि 60 वर्ष की उम्र हो गया तो उसके बाद आप नौकरी नहीं करिएगा या फिर आप कोई फॉर्म भी नहीं भर सकते हैं, आपका उम्र निकल गया है तो चाहे आप कितना भी एग्जाम निकाल लीजिए आपको नौकरी नहीं होगा। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं है, आप जितना बार जीत रहे हैं, जितना बार आप एलिजिबल हैं, आप अनलिमिटेड बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जिनको पुनः निर्वाचित किया गया था, मतलब 2 बार निर्वाचित किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, एकमात्र डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनको पुनः निर्वाचित किया गया था, मतलब ये लगातार 2 बार चुनाव जीते थे राष्ट्रपति का, ठीक है? और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगला आर्टिकल है, सबसे इम्पोर्टेंट है आर्टिकल 58। इसमें देखिए राष्ट्रपति के पद के लिए योग्यता बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा होता है तो उसके लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, वो उसका जिक्र किया गया है। इसमें कहा गया है कि भारत का नागरिक होना चाहिए सबसे पहले, जो भी भारत का नागरिक होगा वो एलिजिबल है। उसके बाद 35 वर्ष की आयु हो, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए कि वो लोकसभा का सदस्य बन जाए, मतलब एमपी सांसद बन सके। उसके बाद किसी लाभ के पद पर ना हो और 50 प्रस्तावक तथा 50 अनुमोदक हो। ये सभी एलिजिबिलिटी अगर किसी व्यक्ति के अंदर है, ये सभी योग्यताएं हैं अगर किसी व्यक्ति के पास, तो वह जो है राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। राष्ट्रपति बन नहीं सकता है, ऐसे तो बहुत सारे लोगों के पास ऐसी योग्यताएं हैं, लेकिन उसको चुनाव भी जीतना पड़ेगा। ये योग्यता सही नहीं होगा। अगर मान लीजिए आपके पास ये सब योग्यता है और आप चुनाव हार जा रहे हैं तो क्या आप राष्ट्रपति बनिएगा? नहीं बनिएगा। तो ये सब योग्यता हो, उसके बाद आप चुनाव जीतिएगा तब आप राष्ट्रपति बन सकते हैं, ठीक है? अब इसी में देखिए आया है कि लाभ का पद पर न हो। लाभ का पद क्या होता है? तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने 1964 में एक निर्णय दिया था, ध्यान रखिएगा 1964 में आया था सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं और जितने भी राज्य हैं उन सबके राज्यपाल जो होते हैं और संघ के जितने मंत्री हैं, वह सब जो है लाभ का पद नहीं होता है। मतलब जितना नेता होते हैं वो सब जो है लाभ के पद पर नहीं है और बाकी जितने लोग सरकारी नौकरी में वो सब लाभ का पद है। तो अगर आपको जो है राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो फिर आपको जो, अगर आप सरकारी नौकरी में है तो उस नौकरी से इस्तीफा देना पड़ेगा, तब आप जो है उसका उम्मीदवार बन सकते हैं, आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। बाकी जितना नेता है वो पद पर रहते हुए भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है क्योंकि वो लाभ का पद पर नहीं है, ठीक है? उसके बाद आर्टिकल है आर्टिकल 59। इसमें जो है राष्ट्रपति के पद के लिए शर्त दिया गया है। अब देखिए शर्त में और योग्यता में दोनों में अंतर होता है। योग्यता का मतलब होता है कि यह सब होना चाहिए और शर्त का मतलब होता है कि यह सब नहीं होना चाहिए। तो राष्ट्रपति के पद के लिए क्या नहीं होना चाहिए? तो पागल या फिर दिवालिया नहीं होना चाहिए। अब दिवालिया का मतलब क्या हुआ? दिवालिया का मतलब हुआ कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए जिसको औकात से ज़्यादा उसके पास कर्जा हो गया हो। जैसे किसी व्यक्ति का कुल संपत्ति जो है 500 रुपया का है और उसके पास कर्जा जो है 500 करोड़ का हो गया है, तो अपना देह भी बेच देगा तो वो ख़त्म होने वाला नहीं है, तो उसको कहेंगे कि वो दिवालिया हो गया। तो दिवालिया नहीं होना चाहिए कि राष्ट्रपति का चुनाव हम जीत जाएंगे उसके बाद घोटाला करके सारा कर्जा चुका देंगे। तो ऐसा मंशा से अगर आएगा तो उसको दिवालिया कहा जाएगा और उसको जो है चुनाव में खड़ा होने की अनुमति नहीं दिया जाएगा राष्ट्रपति के। उसके बाद है कि संसद या विधानमंडल में किसी का भी सदस्य न हो। संसद का मतलब लोकसभा राज्यसभा में किसी का सदस्य नहीं होना चाहिए और विधानमंडल का मतलब विधानसभा और विधान परिषद जो कि राज्यों में होता है, इनमें से भी किसी का सदस्य नहीं होना चाहिए। वही व्यक्ति जो है राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा हो सकता है। अगर मान लीजिए कि सदस्य होते हुए भी अगर खड़ा हो जाए और चुनाव जीत भी गया तो फिर क्या होगा? तो फिर जो है जो सदस्य था, जैसे संसद का होगा तो उससे इस्तीफा देगा
और उसके बाद राष्ट्रपति के पद की जो है शपथ लेगा। या फिर विधानमंडल का भी सदस्य है तो पहले इस्तीफा देगा, उसके बाद जो है राष्ट्रपति के पद के लिए शपथ लेगा। अब देखिए, जो राष्ट्रपति होते हैं ना वो संसद के सदस्य होते हैं और ना ही किसी विधानमंडल के सदस्य होते हैं। इसीलिए इसमें कहा गया है कि अगर संसद का सदस्य है तो इस्तीफा देगा, उसके बाद ही राष्ट्रपति बन सकता है। ऐसा नहीं है कि दोनों रहे, संसद का भी सदस्य रहे या फिर विधानमंडल का भी सदस्य रहे और राष्ट्रपति भी रहे, ऐसा नहीं हो सकता है। तो आर्टिकल 59 में ये बातें कही गई है, शर्त दिया गया है। ठीक है, अगला आर्टिकल है आर्टिकल 60। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है राष्ट्रपति के शपथ का चर्चा किया गया है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं यानी सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वह जो है शपथ दिलाते हैं। अब मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नहीं है और राष्ट्रपति को आज ही शपथ दिलाना है, तो फिर क्या होगा? तो जो आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में 33 जज होते हैं और एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं। तो मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो 33 जज बच गए। तो 33 जज में जो सबसे वरिष्ठ होंगे, मतलब सबसे तेज तर्रार जो जज होंगे, वह जो है राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो कौन शपथ दिलाएंगे? तो जो अन्य न्यायाधीश है उनमें से जो वरिष्ठ होगा वही राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। ठीक है, अब आइए हम सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल को देखते हैं, आर्टिकल 61। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसमें जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का जिक्र किया गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे चलाया जाएगा। ध्यान रखिए कि अगर राष्ट्रपति को समय से पूर्व उनके पद से हटाना है तो उनको महाभियोग के द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, उसी को महाभियोग कहा जाता है और इसके प्रक्रिया का जिक्र इसमें किया गया है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि पूछा जाता है कि महाभियोग की प्रक्रिया को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, यूएसए के संविधान से लिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो महाभियोग की प्रक्रिया है यह अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया का मतलब क्या हुआ कि जब न्याय जो है न्यायालय के द्वारा न हो तो उसको अर्ध न्यायिक कहते हैं। जैसे जनरली आप समझते हैं कि आपको अगर न्याय चाहिए तो आप कहाँ जाएंगे? कोर्ट में जाएंगे, न्यायालय जाएंगे, जज आपको न्याय देगा। तो न्यायालय के द्वारा ही न्याय होता है। लेकिन इसमें क्या हो कि राष्ट्रपति को उनके पद से हटा दिया जाता है महाभियोग के द्वारा, तो बिना न्यायालय के ही हटा दिया जाता है। तो उसको हम कहते हैं अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, कि बिना न्यायालय के न्याय मिल गया, तो इसीलिए महाभियोग को अर्ध न्यायिक कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए राष्ट्रपति को कब हटाया जा सकता है, कब महाभियोग चलेगा? तो जब राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन कर देते हैं, जैसे ऐसे कोई काम कर देते हैं जो संविधान में वर्णित नहीं है या फिर संविधान के खिलाफ है, तो वो संविधान का उल्लंघन हुआ। तो उस स्थिति में राष्ट्रपति को महाभियोग लगाकर उनको हटाया जा सकता है। अब पूछा जाता है कि किस कारण से नहीं हटाया जा सकता? तो देखिए, जब संविधान का उल्लंघन किया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा तभी हटाया जा सकता है, बाकी किसी भी कारण से नहीं हटाया जा सकता है। जैसे अक्षमता हो गया कि राष्ट्रपति अपने कार्य को करने में सक्षम नहीं है, अपने पद के लिए सक्षम नहीं है, तो उस कारण से राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया जा सकता। बीमारी के कारण नहीं लगाया जा सकता, राजनीतिक मतभेद, मतलब बाकी कोई भी कारण हो उसके तहत जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया जा सकता है। जब तक वो संविधान का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं तब तक। संविधान का उल्लंघन करेंगे तो उन पर महाभियोग लगाकर उनको पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, अब ये प्रक्रिया को समझते हैं कि महाभियोग की प्रक्रिया कैसे चलती है सदनों में। तो देखिए, अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना है तो उसकी प्रक्रिया जो है किसी भी सदन से चालू हो सकता है। सदन जो है दो होता है, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा से भी चालू हो सकता है, राज्यसभा से भी चालू हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि किसी एक ही सदन से चालू हो, किसी भी से भी चालू हो सकता है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि लोकसभा से चालू करना है महाभियोग की प्रक्रिया को। तो लोकसभा के जो है 1/4 सदस्य लिखित नोटिस भेजेंगे राष्ट्रपति को कि उनको जो है इनके पद से हटा देना है राष्ट्रपति को। तो कितना सदस्य होंगे? 1/4 सदस्य। जहाँ से भी चालू होगा किसी भी सदन से, तो उस सदन के 1/4 सदस्य पहले लिखित नोटिस भेजेंगे और उस नोटिस भेजने के 14 दिन बाद प्रक्रिया चालू किया जाएगा। कितने दिन बाद? 14 दिन बाद। तो 14 दिन बाद प्रक्रिया चालू किया जाता है। तो लोकसभा से चालू हुआ है तो लोकसभा में 14 दिन बाद जो है वोटिंग किया जाएगा और उसमें 2/3 सदस्य उस प्रस्ताव को पारित करेंगे, महाभियोग के प्रस्ताव को, लोकसभा के। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पहले नोटिस भेजा गया, 1/4 सदस्य नोटिस भेजे, फिर नोटिस भेजने के 14 दिन बाद जो है वोट गिरा, यानी पारित किया गया लोकसभा से 2/3 सदस्य से। और जब वहाँ पारित हो जाएगा तो उसके बाद कहाँ जाएगा? राज्यसभा में, दूसरा सदन में जाएगा। जब राज्यसभा में जाएगा तो वहाँ भी जो है 2/3 सदस्य पारित करेंगे तो राष्ट्रपति को हटा दिया जाता है।
मतलब लोकसभा से पहले पारित हो गया, फिर राज्यसभा में भेजा जाएगा, और राज्यसभा में भी अगर 2/3 सदस्य वोट दे दिए, पारित हो गया, तो फिर जो है राष्ट्रपति को हटा दिया जाता है। और जब राज्यसभा में भेजा जाएगा यानी दूसरा सदन में, तो वहीं पर राष्ट्रपति को मौका दिया जाता है कि राष्ट्रपति अपने बात को रख सकें, अपने पक्ष रख सकें कि, और मतलब वहाँ पर वो साबित कर दें कि हम ऐसा नहीं किए हैं। तो मतलब इसी तरह का मौका दिया जाता है दूसरे सदन में, ठीक है। तो फिर से मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ कि सबसे पहले किसी भी सदन से चालू किया जा सकता है कि जिस सदन से चालू करना है वहाँ के 1/4 सदस्य लिखित नोटिस भेजेंगे, और नोटिस भेजने के 14 दिन बाद प्रक्रिया चालू किया जाएगा उसी सदन में, और उस सदन में 2/3 सदस्य पारित करेंगे, फिर दूसरे सदन में भेजा जाएगा, तो दूसरे सदन में भी 2/3 सदस्य पारित करेंगे, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लग जाएगा और राष्ट्रपति अपने पद से उसी दिन हट जाएंगे जिस दिन पारित होगा, ठीक है। और दूसरे सदन में जाएगा, वहीं पर राष्ट्रपति को मौका दिया जाता है अपने पक्ष रखने के लिए, ठीक है। तो ये महाभियोग की प्रक्रिया है। अब आइए हम सबसे लास्ट आर्टिकल को समझते हैं, आर्टिकल 62 को। देखिए, इसमें जो है राष्ट्रपति के पद की रिक्ति को भरने का प्रावधान है कि जो राष्ट्रपति के पद खाली हो जाएगा अगर समय से पहले, तो उसको कैसे भरा जाएगा, इन सभी चीज़ों का जिक्र किया गया है। तो हम लोग इसको आगे ही पढ़ चुके हैं आर्टिकल 62 के बारे में। देखिए, इसमें कहा गया कि अगर राष्ट्रपति का पद जो है खाली है, तो उसको 6 माह के अंदर चुनाव करा के भर देना है। क्योंकि हम लोग पहले पढ़े थे कि जो कार्यवाहक राष्ट्रपति होते हैं, यानी जब राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं रहते हैं, तो उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के पद पर स्थापित किया जाता है। तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति हो गए, तो उनका कार्यकाल कितने समय तक होगा, तो 6 माह तक होगा। 6 माह तक ही कार्यवाहक राष्ट्रपति रह सकते हैं। 6 माह के अंदर चुनाव कराना अनिवार्य होता है, और 6 माह के अंदर चुनाव करा के नया राष्ट्रपति चुनना होता है। और जैसे ही नया राष्ट्रपति अपने पद पर आते हैं, तो जो कार्यवाहक राष्ट्रपति होते हैं वो अपने पद से हट जाते हैं, ठीक है। तो ये तो समझने की बात है थोड़ा सा। अब देखिए, जो नया राष्ट्रपति आते हैं वो जब भी आएंगे 5 साल के लिए आएंगे, ऐसा नहीं है कि बचे हुए कार्यकाल के लिए आएंगे। जैसे जो भी नया राष्ट्रपति मान लीजिए आज अपने पद पर आए, आज शपथ लिए, तो आज से 5 साल जोड़ा जाएगा। ऐसा नहीं है कि जितना कार्यकाल बचा है उतने साल के लिए आएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये आर्टिकल 62 में ये सभी बातें लिखी गई है। तो इस वीडियो में हम लोग केवल जो है आर्टिकल को पढ़ें, राष्ट्रपति से जो संबंधित है उन सभी आर्टिकल को। इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग राष्ट्रपति के शक्तियों का जिक्र करेंगे, शक्तियों के बारे में विस्तार से हम लोग समझेंगे, ताकि आपको किसी तरह का दिक्कत ना हो, और एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न जो है आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकें, ठीक है। अब आइए हम इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखते हैं जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आइए हम लोग प्रीवियस ईयर प्रश्न को समझते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है। तो हम लोग शुरू में ही पढ़े कि आर्टिकल 52 में कहा गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति का पद होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न है कि राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो आर्टिकल 54 में है। आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति का चुनाव के जिक्र किया गया है। उसके बाद है कि अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति के किस विषय से संबंधित है। तो बताइए आर्टिकल 56 में क्या कहा गया था। तो कहा गया था कि राष्ट्रपति का कार्यकाल के बारे में बताया गया था कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आर्टिकल 56 में कार्यकाल दिया है। उसके बाद प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव विवादों के निपटान का अधिकार किसे प्राप्त है। मतलब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में अगर विवाद हो जाए किसी तरह का, तो उसका जो है निपटारा कौन करता है, तो सुप्रीम कोर्ट करता है। इसको जो है आर्टिकल 71 में पढ़ना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद प्रश्न है कि यदि राष्ट्रपति पद रिक्त हो जाए तो कितने समय के भीतर नया चुनाव किया जाना आवश्यक है। तो मैंने आपको बताया था कि जो कार्यवाहक राष्ट्रपति होते हैं उनका कार्यकाल 6 महीना तक होता है। तो 6 महीना के अंदर ही चुनाव कराना आवश्यक होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और इसकी चर्चा किस में किया गया है, तो आर्टिकल 62 में किया गया था, सबसे लास्ट वाला आर्टिकल में, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल प्रश्न था राष्ट्रपति से संबंधित, जो भी अनुच्छेद से उनसे। जब हम पूरे राष्ट्रपति को ख़त्म कर लेंगे तो इसका एक अलग से एक वीडियो हम लाएंगे जिसमें हम लोग यूपीएससी और बीपीएससी लेवल के तक के प्रश्नों को जो है सॉल्व करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग उसको थ्योरी जब पूरा पढ़ लेंगे तो उसको बनाने में और आसान होगा, और भी मज़ा आएगा उसको बनाने में। तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगा राष्ट्रपति की जितनी भी शक्ति हैं उस पर आएगा, ठीक है।